सभी को नमस्कार। आज के इस लेक्चर में यूनियन बजट 2025-26 जो अभी हाल ही में पार्लियामेंट में पेश हुआ है, उसमें बिहार से रिलेटेड जो भी घोषणाएं की गई है, ठीक ना, तो उस घोषणा में खास करके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू जो भी क्वेश्चन बनेगा बीपीएससी 70 में, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें पीटी का मैं अलग से एक लेक्चर ले लूँगा इस बजट का, लेकिन अभी इसमें मैंने मेरा मेंस पे फोकस रहेगा। आप लोग अगर जब बजट सुना होगा या देखा होगा पीडीएफ कहीं पे, तो देखिए बिहार से चीज़ें कुछ में घोषणा की गई है। एक तो इसमें मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की गई है। दूसरा, एक राष्ट्रीय खाद्य तकनीकी संस्थान बनाने की घोषणा की गई जो बिहार से संबंधित है। बाकी इसमें आईआईटी पटना का विस्तार करने की बात की गई है। कुछ एयरपोर्ट बनाने की बात की गई है। कुछ पर्यटन कॉरिडोर बनाने की भी बात की गई है। एक वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट बनाने की घोषणा की गई है। बाकी एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस भी खोला जाएगा, ठीक ना। तो ये कुछ की टर्म है इस बजट का जो कि बिहार को मिला है, ठीक ना। और इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारा न्यूज़ आर्टिकल भी आया है। तो आज का जो मेरा ये लेक्चर है, इसमें डिटेल से मैं जो भी बिहार से संबंधित चीज़ें घोषणा की गई है उसको डिस्कस करूंगा। और ख़ास करके मेंस में क्या क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि मखाना बोर्ड है तो इसका मैं पूरा डिटेल में आपको चीज़ें बताऊंगा, ठीक ना। मखाना क्या है, इसका यूज क्या है, ये किस कंडीशन में इसको खेती होती है, बाकी विकास की क्या संभावना है बिहार में, ठीक ना। बाकी इसमें क्या उपाय किए जाए, क्या इसके सामने चुनौतियां हैं, और एक फिर बिहार सरकार का प्रयास भी किया, और अंतिम में इससे मेंस रिगार्डिंग यहाँ आपको क्वेश्चन का करने का मैं यहाँ प्रैक्टिस भी बताऊंगा, आप लोग को लिखना भी है। दूसरा, जैसे कि ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड टेक्नोलॉजी का जो बात की गई है वो क्या है, मतलब कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बिहार में काफ़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अगर आप देखेंगे हाल फिलहाल का न्यूज़पेपर बिहार का, तो जो भी इन्वेस्टमेंट का मीटिंग होता है बिहार में, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है ना आपको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में होता है। नंबर ऑफ जो इंडस्ट्री का हम बात करते हैं, तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है, खाद्य फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है बिहार में, क्या इसका स्कोप है, क्या चुनौतियां हैं, और बिहार सरकार क्या प्रयास कर रही है, ठीक ना। ये भी बाकी जो पश्चिमी कोसी नहर प्रोजेक्ट है, हालांकि ऑलरेडी कोसी परियोजना बिहार में चालू है, तो जो वेस्टर्न जो कोसी कैनाल प्रोजेक्ट है ये क्या है, बाकी और भी जो बिहार में चाहे गंडक परियोजना है या सोन परियोजना है, इसके रिगार्डिंग भी मैं चीज़ें डिस्कस डिटेल से करूँगा, ठीक। बाकी यहाँ भी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस देखेंगे। एयरपोर्ट डेवलपमेंट कुछ मोटा मोटी देख लेंगे। पर्यटन कॉरिडोर भी देख लेंगे। खास करके इसमें मैं ये भी बताऊंगा बिहार में जो है पर्यटन की क्या संभावनाएं हैं, क्या इससे चुनौतियां हैं। बाकी यहाँ भी आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा पर्यटन संबंधित, ठीक ना, तो जो मेंस के रिगार्डिंग में आपका काम आएगा। बाकी एक अटल टिंकरिंग लैब खोलने की बात की गई है अटल इनोवेशन मिशन के तहत, ठीक ना। इसमें भी ये क्या है, इसका बिहार में क्यों नीड है, इसको भी हम लोग करेंगे, ठीक। और चूंकि इस बार जो बजट पेश जब हो रहा था, वित्त मंत्री जी ने मधुबनी पेंटिंग से बनाया हुआ साड़ी पहनी थी, तो ये भी काफ़ी चर्चा में रहेगा पीटी और मेंस दोनों के लिए। तो मधुबनी पेंटिंग क्या है, ठीक ना, इसके क्या क्या डायमेंशन है, तो इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन भी हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखेंगे। तो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोग आराम से वीडियो को देखिए। इसका मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया हूँ, वहाँ से आप इसको डाउन करेंगे। बाकी जितना क्वेश्चन दिया गया है तो उसी पीडीएफ के नीचे एक नंबर का लिंक दिया गया, आप वहाँ अपना जितना भी मैं यहाँ चीज़ बताऊँगा आप अपना आंसर सबमिट करके कॉपी चेक करा सकते हैं, ठीक ना। चलिए, तो आज का ये लेक्चर मैं शुरू करता हूँ। मेनली मैं बता दिया इसमें क्या क्या इसमें हाईलाइट में इसमें बताऊँगा चीज़ें। अब यहाँ सबसे पहला जो चीज़ें मखाना बोर्ड की स्थापना इसमें बात की गई, तो पहले हम मखाना के बारे में जान लेते हैं। बाकी बोर्ड जो बना है इसका क्या फ़ायदा होगा ये भी मैं डिस्कस करूंगा। देखिए मोटा मोटी ये जो आपका मखाना बोर्ड बना है, तो सिंपल इसमें ये होगा कि बिहार इम्प्रूव करेगा इसके प्रोडक्शन को लेके, प्रोसेसिंग को लेके, इसमें क्या वैल्यू एडिशन किया जाए और मार्केटिंग कैसे बढ़ाया जाए इस मखाना का, मेनली इससे इसको फ़ायदा होगा बिहार को। कभी मखाना की जो खेती बिहार के नॉर्थ बिहार में मोटा मोटी होता है, तो इसको और कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे अधिक उत्पादन किया जाए, इससे संबंधित आपका चाहिए। इसमें कुछ मखाना हम लोग जान लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात यह है कि मखाना एक तरह का सुपर फूड कहलाता है, क्योंकि इसका अलग अलग कई तरह का यूज है। अब यूज की बात हम करेंगे, मेनली ये नॉर्थ बिहार खास करके जो मिथिलांचल का इलाका है, मधुबनी है, दरभंगा, सुपौल, सहरसा, कटिहार, इस सब इलाके में
इसकी खेती की जाती है। अभी लगभग 40,000 हेक्टेयर में इसकी खेती वर्तमान में की जा रही है और पर ईयर जो है ना 26,000 टन जो है इसकी अभी प्रोडक्शन हो रहा है। और पूरे भारत की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में जो है ना 85% जो है ना टोटल प्रोडक्शन का मखाना बिहार में उगाया। बाकी और भी है, मणिपुर में है, उत्तर प्रदेश में और भी कई राज्यों में, लेकिन हाँ पूरे इंडिया की अगर बात करते हैं सबसे ज़्यादा मखाना खेती आपका कहाँ हो रहा है, बिहार में ही हो रहा है उत्पादन के दृष्टिकोण से। चलिए अब अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि इसका भौगोलिक कंडीशन क्या होनी चाहिए इस फसल को उगाने के लिए, तो देखिए ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है इस खेती के लिए जो है आपका, तो उष्ण और उपोष्ण जलवायु आपका होना चाहिए, ठीक है। पहली बात ये 20 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान होना चाहिए, 100 से लेकर 250 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होनी चाहिए। और चूंकि ये जल जमाव वाले क्षेत्र पर ये होता है तो इसमें जो 4 से लेकर 6 फीट गहराई पानी भी होना चाहिए, ठीक ना। तो ये आपका कुछ कुछ भौगोलिक दशाएं हो गए। अगर आप यूपीएससी का क्वेश्चन देखते होंगे तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है कि इस खेती के लिए कौन कौन सी ज्योग्राफिकल कंडीशन चाहिए, तो आप इसको आराम से यहाँ लिख सकते हैं। बाकी देखिए सुपर फूड इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट इसका यूज है। पहली बात इसमें खीर बनाया जा सकता है, स्नैक्स, सब्जी, औषधीय पौधे का इसमें गुण है, पशु चारा में इसका यूज होता है, धार्मिक अनुष्ठान में इसका यूज कर सकते हैं, ठीक ना। ये जरा गलती लिखा गया, औद्योगिक प्रयोग भी है, कई सारा इसमें दवाई भी इस चीज़ से बनता है कि उसमें कई सारे पौष्टिक गुण पाए जाते हैं। तो ये सब इसका कहीं ना कहीं डिफरेंट क्या इसका यूज भी है। अब सबसे बड़ी बात रही कि बिहार में इसकी क्या संभावनाएं हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले, देखिए बिहार में संभावनाएं इसकी ये है क्योंकि बिहार में मन या चौर या झील की कमी नहीं है, खास करके नॉर्थ बिहार की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी इसकी संभावनाएं हैं। क्लाइमेट भी उस तरह का, जलवायु भी है कि बिहार का की खेती आराम से इसकी की जा सकती है। लेबर की कोई कमी नहीं है, ठीक ना। उसके बाद मार्केट, चूँकि आबादी लगभग 12-13 करोड़ बिहार की है और ये चूँकि पौष्टिक गुणों से भरपूर मखाना है तो इस पर मार्केट भी यहाँ है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो विकास की इसमें आपको काफ़ी संभावनाएं दी। अब फिर बिहार ही क्यों, इसको हम अदर स्टेट या अदर कंट्री भी तो प्रोडक्शन करके बेच सकते हैं, तो ये चीज़ है। चलिए अब मखाना बोर्ड की स्थापना से क्या फ़ायदा होगा। पहली बात रिसर्च को बढ़ावा, क्योंकि अभी मखाना का जो बीज है इसमें और भी कई तरह के प्रजाति की इसमें खोज होगा, किसानों को कहीं ना कहीं डायरेक्ट फ़ायदा होगा। अब इस मखाना का खेती का बोर्ड बनने से काफ़ी क्या होगा, विस्तार होगा। ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी से मदद मिलेगा यहाँ के लोकल जो भी इसके रिगार्डिंग लोग करते हैं, ठीक ना। प्रोसेसिंग से मार्केट में इसका डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि देखिए जब चीज़ें प्रोसेसिंग उसमें वैल्यू डिफरेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है मखाना का डिमांड पूरे देश और अदर जगह क्या होगा, बढ़ेगी। और इसमें सबसे बड़ी फ़ायदा ये किसानों की आय ही तो बढ़ रही है, जो भी चीज़ें यहाँ होगा किसान का इनकम बढ़ेगा और बिहार से जो पलायन है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, रुकेगा। जब भी कभी इसकी स्थापना का क्या फ़ायदा होगा तो आप इतनी बातों अगर लिखेंगे तो आपका आंसर काफ़ी क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे इसके संबंधित कुछ चुनौतियाँ भी हैं। अगर क्वेश्चन में अगर इसका इससे संबंधित क्या चुनौतियाँ, देखिए सबसे पहली बात यह है कि नॉर्थ बिहार का जो इलाका आपका है देखेंगे तो ये इलाका लगभग 3 से 4 महीने आपका बाढ़ से घिरा रहता है। ज़्यादा देखिए 4 से 6 फीट गहरी पानी होनी चाहिए, स्थिर पानी। मखाना की खेती की कंडीशन ये है कि इसमें स्थिर पानी होना चाहिए। जब बाढ़ आएगा तो पानी का तो फ्लो होगा तो उसमें तो हो नहीं पाएगा। तो 3 से 4 महीने नॉर्थ बिहार में बाढ़ रहना कहीं ना कहीं दिक्कत है इस खेती के लिए। स्किल की कमी है, कैसे बीज को प्रोसेसिंग करना है, कैसे बीज डालना है, ठीक ना, कैसे पानी का यूज करना है, ये सब जो चीज़ें जो है ना कमी है। बाकी किसानों में कहीं ना कहीं इस फसल इसको उगाने के लिए बहुत वो नहीं कि हाँ उगाना ही है, तो कहीं ना कहीं उदासीनता भी जो है ना एक बड़ी चुनौतियाँ निकल के सामने आती है। अब ठीक है, जो भी समस्या है अब इसका उपाय, मेजर्स क्या क्या किए जाने चाहिए। पहली बात मखाना में प्रजातियों का और हमको विकास करना चाहिए, एक ही नहीं कई डिफरेंट जो अच्छे क्वालिटी का हो, ठीक ना। मखाना तालाब में खरपतवार का प्रबंधन करना चाहिए। जब मखाना की खेती जिस पानी में होता है वहाँ और भी कई उसके साथ अनवांटेड चीज़ें उग जाते हैं जो कि कहीं ना कहीं मखाना के लिए फायदेमंद नहीं होता है। तो जो खरपतवार उसका मैनेजमेंट होना चाहिए, रोग से बचाव के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है और एक इंटीग्रेटेड वे में खेती होना चाहिए, जैसे कि मखाना के साथ और भी कुछ फसल जो पानी में उग सकता है, ये सिंघाड़ा उगा सकते हैं हम, इस पर फोकस करना चाहिए, ठीक ना। चलिए हार्वेस्टिंग मशीन या पॉपिंग मशीन नए लाने चाहिए, ठीक ना। बाकी बीज की जीवन क्षमता का विकास करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए और पैकिंग और भंडारण की उन्नत विधि नहीं है। मखाना आप देखते हो ऐसे ही नॉर्मल प्लास्टिक के बोरे में भर के किया, उसको कुछ और अच्छे तरह से पैकिंग करने की सुविधाएं होनी चाहिए, ठीक है ना। और हमेशा
एक दो महीने में मखाना महोत्सव कराया जाना चाहिए। जैसे कभी बेंगलोर में हुआ था मखाना महोत्सव, ऐसे ही इंडिया के टॉप शहर में आईटी शहर है, या दिल्ली है, बेंगलोर है, यहाँ क्योंकि ये सब ऐसी चीज़ें जो कि ऑफिशियल लोग ज़्यादा यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं, ऐसी जगह हमको महोत्सव लगातार कराना चाहिए, ठीक ना। या और भी इंटरनेशनल लेवल पर जहाँ भी कुछ ऐसा है तो चीज़ें इसको ला के इसका और भी हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अब देखिए बिहार सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है। देखिए बिहार सरकार पहला काम तो क्या कर रहा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत बिहार के 6 डिस्ट्रिक्ट में इसको किया गया है, ठीक ना। मखाना विकास योजना 2019-20 से ही शुरू है, ठीक ना। जीआई टैग दिया गया है इसको, और कई तरह के आर्थिक मदद या अनुदान भी इससे संबंधित लोगों को दिया जा रहा है ताकि इसका उत्पादन क्या हो सके, बढ़ाया जा सके। तो अब देखिए सब कुछ लगभग मोटा मोटी जितना भी पॉइंट था इसके रिगार्डिंग जान गए आप। अगर कोई भी मेंस का क्वेश्चन आएगा, इतनी गारंटी है कि इससे बाहर नहीं आएगा। इतना अगर आपके पास कंटेंट है तो आराम से आप इस आंसर से शॉर्ट पूछे, लॉन्ग पूछे, आप लिख सकते हैं। और देखिए कई लोगों का मैसेज कॉल आता है कि शॉर्ट में नोट्स मेंस के लिए कैसे बनाया। देखिए अगर आप इस नोट्स को अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा, जो अगर देखिए की टर्म मैंने लिखने का कोशिश करता, ऐसे ही शॉर्ट नोट या जब भी कभी मेंस का नोट्स बनाना, बहुत कथा कहानी लिखने का आवश्यकता नहीं, जितना टू द पॉइंट होना चाहिए, जिसको आप मल्टीपल्स टाइम आपको रिवाइज करने में अच्छा लगे, वैसे नोट्स बनाइए। कथा कहानी बड़े बड़े कोचिंग की तरह मत लिखिए, वो बड़ा कथा कहानी का नोट्स विशेष किसी काम का नहीं होता, अंतिम टाइम में रिवाइज नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए तो आप इसको मोटा मोटी लिख लेंगे, अगर है तो कहीं अगर इसको अच्छा लग रहा है, बाकी इसका मैं PDF शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब अगर अंतिम में अगर आपको आगे की राह ही अगर पूछा जाए या लिखने पड़ जाए एग्जाम में, देखिए क्या लिखेंगे, हमको ब्रांड बनाना पड़ेगा, इसको मार्केटिंग बड़े लेवल पर करना पड़ेगा, टेक्निकल सपोर्ट देना पड़ेगा, ठीक है ना, और कृषि रोड मैप में भी इसको कहीं ना कहीं ऐड करना पड़ेगा। इन सब तरह और भी इनिशिएटिव किए जा सकते हैं। अब आते हैं कि इससे संबंधित मेंस का क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। तो ये क्वेश्चन ये बनाया जा सकता है कि मखाना खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या है। पहली बात तो ये, इसे सुपर फूड क्यों कहा जाता है, इस खेती से संबंधित क्या चुनौतियों का वर्णन करते हुए भारत और बिहार सरकार के प्रयासों की क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन 38 मार्क्स का है। इतने लंबे क्वेश्चन में की टर्म, एक तो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, पहला सुपर फूड क्यों कहा जाता है, दूसरा क्या चुनौतियां हैं, तीसरा और भारत बिहार सरकार प्रयास, चौथा। 4 मेनली की टर्म है। तो सबसे पहले मोटा मोटी इसमें लिख देंगे इंट्रोडक्शन 50-60 वर्ड में आप इसको लिखने का प्रयास करेंगे। फिर क्या क्या ज्योग्राफिकल कंडीशन लगभग 80-100 वर्ड में लिखने की कोशिश कीजिएगा। फिर सुपर फूड क्यों कहा जाता है, लगभग 100-100 वर्ड लिखिए इसमें। फिर क्या चुनौतियां, इसमें लगभग 70 वर्ड लिखिए। क्या सरकार एफर्ट कर रही है, 100 वर्ड में लिखिए। अंतिम में निष्कर्ष लिख के आंसर को क्या कीजिए, खत्म। देखिए जो भी लॉन्ग क्वेश्चन होता है आपके पास 5 पेज बीपीएससी मेंस एग्जाम में मिलता है, मैक्सिमम 5 पेज मिलता है। आप कितना लिखेंगे, अगर 1 मिनट में अगर आप मोटा मोटी 20, अगर मतलब 25 वर्ड लिखते हैं मोटा मोटी सोच सोच के, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का आपको 21 से 22 मिनट मिलता है, 22 मिनट मान लेते हैं। अगर 20 से भी गुना करें तो 500 वर्ड, लेकिन वहाँ पर सोच सोच के लिखना बहुत मुश्किल था। तो मैं मानता हूँ कि आप 400 से लेकर 450 वर्ड तक लिखें लॉन्ग आंसर में, ये आपके लिए इनफ है। इससे अधिक आप लिखने की आवश्यकता वहाँ पे नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दूसरा, जो इसमें जो बिहार से रिलेटेड घोषणाएं हुई है, अगला है इसमें आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, ये इस संस्थान खोलने की बात की गई। अब देखिए इसमें क्या है, ये मेनली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से संबंधित है, ठीक है ना। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से संबंधित, देखिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सिंपल सा क्या है, इसका मीनिंग समझिए। मीनिंग सिंपल इसका यही है कि जो भी रॉ मटेरियल कच्चा उत्पाद है कृषि से संबंधित, उसको उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करके उसको खाने योग्य में क्या करना, बदलना। जैसे दूध है, दूध से कुछ और बनाना, टमाटर से कुछ और बनाना, या तो ऐसे करके उसमें हम लोग कच्चे उत्पाद का यूज करके अधिक मूल्य की योग की वस्तु को हम लोग इसमें हम क्या करते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बनाते हैं। अब ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें इस इंस्टीट्यूट खोलने की बात की गई है। अब जब ये इंडस्ट्री खुला है, देखिए इसका क्या फ़ायदा होगा। इससे खाद्य प्रोसेसिंग क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिलेगा, बिहार में नवाचार उद्यमशीलता कौशल के लिए प्रोत्साहन करेगा, ठीक है ना। इससे कृषि एक लाभदायक व्यवसाय के रूप में आगे आ जाएगा। वित्त मंत्री ने कृषि के विकास का पहला इंजन बताकर स्वयं इसके महत्व को क्या किया है, रेखांकित किया। इसके लिए कृषि में
रिसर्च की आवश्यकता लगातार क्या कर रही है, बढ़ रही। मतलब कहने का मतलब ये है आपका, ये जो इंडस्ट्री खुलेगा, इंस्टीट्यूट खुलेगा, तो इससे कहीं ना कहीं जो है ना अपना कृषि को ही क्या ना फायदा होने वाला है। तो अब यहाँ देखिए, अगर मेंस में क्वेश्चन सिंपल, अगर पहले भी यूपीएससी इस तरह क्वेश्चन पूछ चुका है तो पूछेगा सिंपल। इसमें देखिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या है, आप समझ गए। अब देखिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का क्या महत्व या क्या इम्पोर्टेंस है या क्या रोल है बिहार या इंडिया के इकोनॉमी में। देखिए मोटा मोटी सिंपल इसमें याद रखिएगा कि जो फूड जो मार्केट का लगभग 30% हिस्सा जो है ना ये इंडस्ट्री कवर करता है अप्रोक्स, बिहार में भी और इंडिया मोटा मोटी, ठीक ना। और सबसे बड़ी बात है कि हम इसको निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे बिहार से अदर स्टेट की बात हो जाए या बिहार से किसी अदर कंट्री की बात हो, तो कहीं ना कहीं निर्यात होगा। तो कहीं ना कहीं निर्यात जितना ज़्यादा होगा यहाँ के किसानों को और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को काफ़ी क्या होगा, फ़ायदा होगा। और रोज़गार का भी बहुत बहुत बड़ा सोर्स है, क्योंकि आप देखिए कहीं अगर छोटा भी प्लांट लगता है, टमाटर का चटनी अगर बन रहा है, अचार ही बन रहा है मान लेते हैं, तो कितना लोगों को फ़ायदा, पापड़ ही अगर बन रहा है तो कितना लोगों को फ़ायदा होने वाला है। अगर जब क्या कहते हैं मुरब्बा ही अगर बन रहा है तो कितना फ़ायदा होने वाला है। तो फूड प्रोसेसिंग या जूस ही बन रहा है, मान लीजिए लीची है उसका एक जूस बन रहा है, आम का है मान लीजिए जूस बन रहा है, कितना अधिक लोगों को रोज़गार मिल सकता है। जो नॉर्थ बिहार से काफ़ी लोग पलायन करते हैं उनको पलायन रुक जाएगा। तक अगर पलायन रुक जाएगा बिहार का, तो एक बड़ी अच्छा बात यह है कि यहाँ का डेवलपमेंट होगा। कृषि किसान, चूँकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का एक तो बड़ा चीज़ ये है कि उसमें कच्चा माल, अगर ये फूड प्रोसेसिंग अगर यहाँ यूनिट लगा है मान लेते हैं किसी इलाके में, इस इलाके में जितने भी मोटे छोटे मोटे बड़े किसान हैं सब अपना यहाँ कच्चा माल यहाँ बेच सकते हैं। तो किसानों को कहीं ना कहीं डायरेक्ट फ़ायदा होगा, इसकी इनकी इनकम क्या होगी, क्योंकि किसानों को पता होगा कि ये जो कच्चा माल हम उगाएंगे डायरेक्ट हम जाके उस इंडस्ट्री यूनिट के पास बेच देंगे, तो उनको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी बात है बिहार में चाहे गरीबी हो, कुपोषण की समस्या काफ़ी अधिक देखने मिलता है, तो फूड सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी क्या है आपका इम्पोर्टेंट। इतना अगर बात आप डायमेंशन ब्रेक कर देंगे एग्जाम में तो आपको ठीक ठाक मार्क्स मिल जाएगा। अब बिहार में इसका क्या स्कोप है, अगर फूड प्रोसेस, देखिए अभी जब भी कभी बिजनेस मीटिंग होता है बिहार में या किसी अदर स्टेट में, बिहार के संबंध देखिएगा आपको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हल्दीराम है यार और भी जो बड़ी बड़ी कंपनी ये सब जो है ना कहीं बिहार में प्लांट लगा रही है। और इस बार क्वेश्चन बनना तय है इस टॉपिक पे। तो फल सब्जी खाद्यान्न में रिकॉर्ड उत्पादन बिहार का हो रहा है। इसमें थोड़ा सा आप डेटा डाल देंगे अपना। कृषि योग्य भूमि कोई कमी है बिहार में, कितना उपजाऊ भूमि है, जल की कमी नहीं है, लेबर की कमी नहीं, क्लाइमेट भी अच्छा है, मिट्टी ऐसा कि सब फसल उगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूध उत्पादन भी बहुत ठीक ठाक। और मांग का तो बात ही मत कहिए, मांग डिमांड काफ़ी, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है, नहीं भी है तो कहीं दूसरे स्टेट में बेच देंगे या कहीं और अदर कंट्री बेचने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो संभावना ही संभावना आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन हाँ, इससे संबंधित कुछ चुनौतियाँ भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे देखिए पहली बात तो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज, जैसे टमाटर किसान होगा उसके पास कोल्ड स्टोरेज कमी है तो कहाँ, तो मजबूरी में उसको जल्दी बेचना पड़ता है। पॉलिसी बहुत अच्छे लेवल, हालांकि इधर बहुत सा पॉलिसी आया है बिहार सरकार का, लेकिन हाँ पहले या अभी भी बहुत अच्छे लेवल की पॉलिसी की क्या कहीं ना कमी है। वर्क फोर्स, मानव संसाधन या मानव की कमी नहीं है बिहार में, लेकिन समस्या है कि स्किल बेस्ड लेवल की काफ़ी, जैसे केरला है, केरला में सबसे अच्छी बात क्या, उनके पास जो भी वर्क फोर्स है वो स्किल है और स्किल करके विदेशों में जाके पैसा वो डॉलर भेजते हैं। बिहार में समस्या ये है कि अनस्किल्ड जो है लेबर है, तो ज़्यादा तो मतलब कि कैपिटल नहीं बन पाता है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आपको क्या दिखाई पड़ रही है, यहाँ पे कमी दिखाई पड़ रही है इस इंडस्ट्री से रिगार्डिंग। तो अब ये तो हो गया चुनौतियाँ। अब बिहार सरकार इसके लिए क्या क्या कर रही है, देखिए एक तो मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर या खगड़िया और भी जगह लगाया जा रहा है, ठीक ना। सरकार ब्याज सब्सिडी दे रही है, बिजली में अनुदान दे रही है, ठीक ना। नीति कई तरह बनाई हुई है, कृषि रोड मैप में इसको शामिल किया जा रहा है, ठीक ना, ताकि इंडस्ट्री को कच्चा माल मिल सके। तो ये सब चीज़ है, ठीक ना। अब इससे संबंधित क्वेश्चन अगर कुछ अगर बनेगा, देखिए क्वेश्चन बना लिया हूँ यहाँ पे कि क्या चैलेंजेज और क्या संभावना है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बिहार में। फर्स्ट बात इसका, हाँ, खाद्य में को प्रोत्साहित करके किसानों की आय में पर्याप्त वृद्धि कैसे की जा सकती है, ठीक ना। और बिहार सरकार के प्रयास की क्या कीजिए चर्चा की। आप इसमें भूमिका में लगभग 5-6 लाइन लिखिए। चुनौतियाँ क्या है लगभग 100 वर्ड में डालिए।
क्या संभावना अवसर है, इसमें 100 वर्ड डालिए लगभग। फिर इनकम किसानों को कैसे डायरेक्ट बढ़ेगा, उसमें फिर 100 वर्ड जो भी बाकी बिहार सरकार क्या कर रही 100 वर्ड, और अंतिम निष्कर्ष लिख के आंसर क्या कीजिए, खत्म कीजिए। ये 38 मार्क्स का क्या आपका क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट चलते हैं, वेस्टर्न कैनाल जो है आपका कोसी कैनाल जो उसको विस्तार करने की घोषणा की गई है। देखिए इसमें सिंपल सी बात ये है कि ये आपका यहाँ दिख रहा होगा सामने, ये जो बिहार में जो कैनाल प्रोजेक्ट नहर परियोजना है 3 है मेनली अभी। ये कोसी परियोजना आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये आपका गंडक परियोजना आपको दिख रहा होगा, और ये आपका सोन परियोजना आपको क्या है दिख रहा है। तो यहाँ जो आपका कोसी में जो है, इधर तो ऑलरेडी मतलब पूर्वी में बना, ये वेस्टर्न इसकी बात कर रहा है, ठीक है। इस इलाके में जो भी मधुबनी सब मुजफ्फरपुर लोग को जो फायदा होगा, दरभंगा सबको, तो वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट को जो है ना बनाने की जो घोषणा की गई है, तो इसमें जो है ना लगभग 1.27 लाख हेक्टेयर सिंचाई एरिया बढ़ जाएगा, और सबसे बड़ी बात है बाढ़ नियंत्रण इससे हो पाएगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पे है कि आपका जो यहाँ था जान लीजिए कि जो कोसी बहुउद्देशीय घाटी परियोजना जो आपका है उत्तर पूर्वी बिहार में बहने वाली कोसी नदी की विनाश लीला से बचने के लिए उत्तर पूर्वी बिहार में सिंचाई क्षमता की वृद्धि के साथ अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए यह प्रोजेक्ट आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, बाढ़ नियंत्रण है, मलेरिया उन्मूलन है, जल विद्युत उत्पादन है, सिंचाई है, भूमि का संरक्षण है, ठीक ना। और ये कोसी का मतलब 1960 के दशक में मोटा मोटी क्या हुआ था, शुरू किया गया। बाकी इसका मैं डिटेल पीडीएफ भेज दूंगा इस कोसी परियोजना का, उसे मैं दिखा भी देता हूँ एक बार, ठीक ना। बाकी देखिए 3 जो मेन जो पॉइंट आपको यहाँ बताएं दिया, कोसी वाला यहाँ दिख रहा होगा, गंडक प्रणाली है, और यहाँ आपका सोन प्रणाली है। तो यहाँ देखिए अगर इससे क्वेश्चन बीपीएससी अगर पूछेगा तो क्या पूछ सकता है कि बिहार राज्य के विकास में बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं की भूमिका को समझाइए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट ऑफ द बिहार। अब देखिए 38 मार्क्स में इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहली बात क्या लिखेंगे, मल्टी जो पर्पस रिवर प्रोजेक्ट होता क्या है, फिर बिहार में 3 तरह का जो है आपका उसकी चर्चा करेंगे। तब देखिए रोल, देखिए सबसे बड़ी बात तो कि लाखों हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा हो पा रही है, और इस सिंचाई की सुविधा से गेहूं मक्का जो भी धान की जो खेती हो रही है और रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है, पहली भूमिका आती हो गया। दूसरा बात बाढ़ नियंत्रण हो रहा है, ठीक ना, आपका मछली का पालन का भी काम हो रहा है, जल विद्युत परियोजनाएं भी कैसा लगता है, काफ़ी इसकी भूमिका का आप ऐसे करके डिटेल में दिखा, और विद द मैप, तो भूमिका लिखिए, 3 पर चर्चा कीजिए, मैप बनाइए, इंपॉर्टेंस दिखाइए, कुछ निगेटिव पॉइंट भी देखिए। जब भी कभी नदी घाटी परियोजना बनती है तो पर्यावरण की हानि होती है, आसपास के लोगों को भी स्थापित होता है, ये सब लाइन में आप क्या करेंगे, जिक्र कर सकते हैं। बाकी एयरपोर्ट की जहाँ तक बात है तो ग्रीन एयरपोर्ट बनाने की बात की गई है सोनपुर में, जांजगीर में और भागलपुर में, ठीक ना। बाकी ब्राउन 8 बनाने की बात की, मतलब कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें आपका जिसमें बात की गई है। नेक्स्ट चलते हैं, और यहाँ जो ग्रीन फील्ड पोर्ट जो का मतलब एयरपोर्ट का मतलब सिंपल सा मतलब ये है जिसे बिल्कुल नई जगह बनाया जाता है, ठीक ना। यहाँ पहले से कोई भी एयरपोर्ट या एयरलाइन सुविधाएँ नहीं है, तो सोनपुर में, राजगीर में और भागलपुर में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी अगर मेंस में तो आप ये कहीं भी पुट कर सकते, कोई दिक्कत है। बाकी पटना और बिहटा जो एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा, ठीक है। अब एक जो ना पर्यटन कॉरिडोर की भी इसमें चर्चा की गई, खासकर महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई जो भी स्थल है उसका एक कॉरिडोर बनाने की बात की गई। इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन अगर पूछेगा आपसे, देखिए बिहार में पर्यटन को देखिएगा तो कई सारे इसके डायमेंशन हैं, कुछ ऐतिहासिक प्लेस है, कुछ कल्चर भी हमारे यहाँ है, इकोसिस्टम जैसे कि आपका पश्चिम चंपारण हो गया, कैमूर का इलाका, काफ़ी चीज़ें, तो ये पर्यटन स्थल हो गया इकोसिस्टम वाले, ठीक ना। रिवर नदियाँ अगर हम उसमें रिवर फ्रंट बना देंगे तो लोग वहाँ देखने जाते हैं। ग्रामीण पर्यटन भी हमारे यहाँ काफ़ी अधिक संभावनाएँ हैं, ठीक ना। चलिए बाकी कई सारे ऐसे धार्मिक स्थल भी हैं, तो ये कहने का मतलब ये है कि बिहार में पर्यटन काफ़ी अधिक संभावना आपको यहाँ देखने को मिल रही है, ठीक ना। तो लेकिन हाँ इसमें सबसे बड़ी बात देखिए, मैं यहाँ लिखा ही दिया हूँ, पर्यटन में देखिए सबसे बात है कि विरासत है, हेल्थ को लेके भी, मनोरंजन को लेके सांस्कृतिक पर्यटन है। तो बिहार में मोटा मोटी बहुत सारे पर्यटन यहाँ आ ही रहे हैं, और बिहार सरकार जैसे कि पटना साहिब स्थल को अच्छा कर रही है, ब्रह्मेश्वर मंदिर बक्सर में विकास कर, थावे मंदिर जो गोपालगंज में इसको विकास कर रही है, ठीक ना। और नई पर्यटन नीति भी बिहार सरकार लाई, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की गई है, कुशल श्रमिक श्रम को तैयार करने की बात की गई है, सुरक्षा
को लेकर इसमें बात की गई है। तो इसमें कहने का मतलब है कि बिहार सरकार भी पर्यटन को लेकर काफ़ी कुछ कर रही है और कई तरह का ऑलरेडी देखिए सर्किट, देखिए बौद्ध सर्किट, जैन, सिख, सूफी, रामायण, गांधी, शिव शक्ति और पारिस्थितिकीय सर्किट बनाने की जो है ना बात की जा रही है। तो अब देखिए पारिस्थितिक इकोसिस्टम में कहाँ का देखिए टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, और भी कई वन अभ्यारण्य है, दिखा सकते हैं, ठीक ना। बिहार की पहली राजगीर जू सफारी भी यहाँ भी इसमें दिखा सकते हैं। कई सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं यहाँ, फिर देखिए यहाँ लिख दिया हूँ कैमूर वन जीव अभ्यारण्य है, ठीक है, फिर ध्रुव उद्यान पूर्णिया है, गया जी डैम है। तो सब कहीं ना कहीं कई सारे जो है ना आपको पर्यटन का डेवलपमेंट बिहार सरकार ने अभी हाल में किया है और कई सर्किट भी बनाया गया है, ठीक है। तो अभी तक इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आपको आ सकता है इसको थोड़ा देख लीजिए। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन ये है, इसमें बन सकता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन लिख दिया हूँ कि बिहार में पर्यटन की संभावनाओं का विश्लेषण करें। इसके प्रमुख ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल जैसे कि बोध गया, नालंदा, पटना पर प्रकाश डालें। साथ ही बुनियादी ढांचे, मार्केटिंग, सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों पर चर्चा करें जिन्हें राज्य में सतत पर्यटन विकास के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आप जो भी क्वेश्चन का की टर्म समझ के आप इसको आराम से, ये जो यहाँ नोट्स दिया गया इसको देख के जोड़ के आराम से आप इसमें लिख सकते हैं। बाकी अटल टिंकरिंग लैब जो है की भी घोषणा इसमें की गई है। तो देखिए सिंपल से ये क्या है, ये सब मिशन है किसके अंडर में, अटल इनोवेशन मिशन जो नीति आयोग का है उसका एक पार्ट है ये ATL, ठीक ना। तो इसमें सिंपल सी बात है कि जो भी स्कूल लेवल के स्टूडेंट है उसका माइंड सेट चेंज करने के लिए उसमें इनोवेशन हो, नए क्रिएटिविटी उसमें जग पाए, इस लैब के जरिए प्रयास किया जाता है। ये पूरे देश में है, बिहार में भी जो है ना इसको अलग से खोलने की चर्चा की गई है। तो अब इसमें देखिए क्वेश्चन, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है, हालांकि इससे क्वेश्चन 68 या फिर BPSC पूछा है शॉर्ट में, अटल टिंकरिंग लैब क्या है, बिहार में इसकी क्या आवश्यकता है। क्या है तो आप जान गए, ठीक है ना। अब देखिए बिहार में इसकी क्यों नीड है आप इसमें दिखा सकते हैं। अप्रोक्स लगभग 5 करोड़ के आसपास जो आबादी लगभग 18 साल के कम उम्र की है जो कि स्कूल या पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक ना। अब उन बच्चों में अगर हम क्रिएट इनोवेशन इकोसिस्टम हो सकता है, ठीक ना, क्रिएटिविटी बढ़ेगा, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगा, साइंस के प्रति रुझान बढ़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा जो कि बिहार के बच्चों में कमी है। असर रिपोर्ट में आप देखते होंगे, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट भी है। तो यहाँ पे बिहार में जो है काफ़ी नीड है, ऐसे करके दिखा सकते हैं। तो ये सब पॉइंट को जोड़ करके इस आंसर को शॉर्ट में लगभग वही 120-130 वर्ड में क्या कर सकते हैं आप लिख सकते हैं, ठीक ना। अब नेक्स्ट चलते हैं कि मधुबनी पेंटिंग, क्योंकि पद्मश्री दुलारी देवी से मिली साड़ी पहन बजट पेश किया, तो ये PT में भी आ सकता है, ठीक ना। अब यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग से जो मेंस के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बन सकता है, सबसे पहली बात आखिर ये पेंटिंग होता क्या है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। देखिए सबसे पहली बात इसमें ये है कि अगर आप महिला एम्पावरमेंट की बात करते हैं उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका मधुबनी पेंटिंग बिहार में है। जी जीविका दीदी का जीविका जो प्रोग्राम है कहीं ना कहीं महिला शक्ति में बड़ा एग्जाम्पल है, BPSC मेंस में क्वेश्चन पूछ भी चुका है, ठीक ना। तो मधुबनी पेंटिंग से अगर BPSC अगर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा बनाएगा तो महिला शक्तिकरण से जोड़ के बना सकता है। तो आपको इस लेवल पर पढ़ने की आवश्यकता है। जो मेरा डेली प्रोग्राम चलता है मैं कोशिश करता हूँ कि इसी लेवल की चीज़ आपको क्या किया जाए, बताया जाए। तो देखिए हालांकि एक लोक कला है, ठीक ना, जो कि मिथिलांचल के आसपास था, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं नेशनल लेवल के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे अपना ये स्थान क्या कर रही है, बनाने। अगर आप दिल्ली मेट्रो अगर जाएंगे तो वहाँ मेट्रो जो है, जो ट्रेन है, उसमें मधुबनी पेंटिंग की चित्रकारी की गई है। आप अगर जाएंगे ट्रेन में तो कई ट्रेन में आपको मधुबनी पेंटिंग की चित्रकारी दिखाई पड़ेगी। पटना के कई सारे दीवार पे आपको इसकी पेंटिंग दिखाई पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि स्टेट लेवल के साथ साथ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर इसकी ख्याति आपको, ये सबको पता होना चाहिए। जब भी कभी एग्जाम में लिखा, अगर BPSC को बिहार में चित्रकला पर एक निबंध लिखें तो आप इस सब बात को जोड़ना पड़ेगा ना। तो क्योंकि बिहार स्पेसिफिक जब आप नहीं जानेंगे तो मेंस एग्जाम में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। तो देखिए ये जो कला है इसका मेनली 2 रूप है, 2 फॉर्म है इस कला का, अगर आप पढ़े होंगे। एक तो भित्ति चित्र है,
जो दीवार पे बनता है, ठीक है, जो कि मिथिलांचल के इलाके हैं वो अच्छे से जानते होंगे, ठीक है ना। और एक है अरिपन जो कि जमीन पे बनता है। तो जो भित्ति चित्र जो वॉल है उसमें देखिए मेनली एक गोसाई घर जिसको हम लोग बोलते हैं गांव घर में भाषा गोफनी गोसाई घर, उसमें जैसे गोसाई घर है मिट्टी का दीवार, मिट्टी का जो दीवार है, ठीक ना, उस पर आपका धार्मिक महत्व के कोई फोटो राधा राधा कृष्ण के मूर्ति फोटो बन गया, या मतलब कि पेंटिंग हो गया, शिव पार्वती का हो गया, राम कृष्ण का, ऐसे करके ना भगवान का जो है उसमें पेंटिंग की जाती है। कोहबर जब कभी शादी विवाह घर में होता है तो जब शादी हो जाता है उसके बाद कोहबर बनता है, तो उसमें भी कई सारे चित्र इसके बनाए दिखा दीवार में दिखाई पड़ता है, ठीक है। और जमीन पे जैसे दीपावली आ गया तो देखिएगा दीपावली में क्या होता है, गांव घर में गोबर से जमीन को नीप के जो है ना, उसको नीपना बोलते हैं, और वहाँ पे जो है कई पेंटिंग की जाती है इससे पशु का, पशु पक्षी का, स्वाति का चिन्ह, ओम का चित्र बनाना, ठीक है ना। तो ये जो है दो फॉर्म इसका मेनली आपको दिखाई पड़ता है। अब देखिए इस पेंटिंग की जो सबसे बड़ी विशेषता ये है, या तो उंगली का प्रयोग करते हैं या तो बांस की कुच्ची का प्रयोग करते हैं नेचुरल कर, या तो जैसे कि चावल है, चावल को बुरादा बना के उसमें पानी घोर के व्हाइट रंग उसका प्रयोग किया जाता है। तो कहीं ना मतलब प्राकृतिक चीज़ों से जुड़ी हुई है। और उसमें जो भी पिक्चर बनाया जाता है, फोटो जो भी मतलब पेंटिंग की जाती है, उसमें सांकेतिक सिंबॉलिक रूप दिया जाता है, जिसके पटना कलम में आप बारीकी देखते हैं, इसमें बारीकी हमको देखने को नहीं मिलती है। मधुबनी पेंटिंग का डिटेल में पीडीएफ में टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, यहाँ पर तुम आप देख लीजिए। जैसे कि अब जो मैं बताया आपको कि इसमें इसका जो मेनली जो इलाका जैसे कि मिथिलांचल, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, थाने, अब ये नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर पहुँच गया, ठीक ना। अब इसमें कहीं ना कहीं महिलाओं की बड़ी भूमिका है इस पेंटिंग में, मैक्सिमम नाम आपको महिलाओं का ही दिखाई पड़ेगा, हालांकि अब इसमें पुरुष भी जुड़ रहे हैं। अब मधुबनी पेंटिंग का मैं मतलब दो रूप है, एक तो भित्ति चित्र है गोसाई घर और कोहबर, इसमें दो पार्ट है, और एक आपका यहाँ पर जो अरिपन। तो अब यहाँ देखिए जो लिखा हुआ है कि जो भित्ति चित्र में आपका जो है धार्मिक महत्व के चित्र बनाए जाते हैं, देवी देवता के चित्र बनाए जाते हैं। भित्ति चित्र का दूसरा रूप में कोहबर है, जब शादी विवाह के समय न ज्यामितीय आकार चिन्हों का प्रयोग बनाया जाता है, ठीक है। अब इसमें जो है ना भूमि अर्पण में वही कि इसमें मनुष्य का, फूल, पेड़, देवी देवताओं का, स्वातिक का, इस सब का जो आपको चित्र यहाँ पे या पेंटिंग इसकी की जाती है। तो इसमें मोटा मोटी कलाकार का नाम भी एग्जाम में लिख सकते हैं, विशेषता में इसमें बता ही दिया, ठीक है ना। अब मधुबनी पेंटिंग का कहीं ना कहीं व्यावसायीकरण हो रहा है। आप देखिए जो भी हाट लगता है बिहार में, इसको बहुत प्रमुखता से दिखाया जाता है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं इसने एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी ले ली है। चलिए इसमें इसको इतना देखना है आपको। आप देखिए इसमें जो मेंस से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो बन सकते हैं 38 मार्क्स में, ऐसा कुछ है कि मधुबनी पेंटिंग की चर्चा करें, इस पेंटिंग के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ उसकी बताएं, और बिहार सरकार इस पेंटिंग को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है उसकी आपको चर्चा। आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले भूमिका आप 50-60 वर्ड में लिख देंगे। मधुबनी पेंटिंग के बारे में लगभग 200 शब्द हम चर्चा करेंगे, फिर क्या चुनौतियाँ लगभग 80 वर्ड में चर्चा करेंगे, और बाकी क्या सरकार प्रयास कर रही है 100 वर्ड, और निष्कर्ष आपको 50-60 वर्ड में लिख के आंसर क्या करना है, खत्म करना है। चलिए तो इसका आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, जो भी मैं पढ़ाया हूँ डिटेल का पीडीएफ दूंगा, उसको देख लीजिएगा। इसको आप लोग जो भी क्वेश्चन यहाँ मैं डिस्कस अभी किया, लॉन्ग क्वेश्चन भी है इसमें, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी है, उसको लिख कर मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, नीचे का लिंक दिया गया, टेलीग्राम लिंक जब ज्वाइन करेंगे वहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर का आईडी दिया गया, वहाँ पे जाके जो भी क्वेश्चन यहाँ मैं डिस्कस किया हूँ, आप लोगों को लिखने दिया हूँ, आप उसको लिख कर पीडीएफ बना के भेज सकते हैं, आपको जो है कॉपी चेक करके मिल जाएगा। बाकी अगर आप 70 की तैयारी कर रहे हैं, आपका पीटी निकल गया, अगर आप चाहते हैं कि नहीं बेहतरीन तरीके से जो भी जिस पेपर फर्स्ट का हिस्ट्री है या डीआई है या करंट अफेयर्स है, जिसमें टू में पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस टेक का एरिया, निबंध, इन सब का पूरा जो मेंस का जो सिलेबस का तैयारी चाहते हैं डे बाय डे प्रोग्राम को तहत जो है ना, आप बीपीएससी मेंस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कि आपका इसी मटेरियल वीडियो सब कुछ मिल रहा है। बाकी डेराफिट प्रोग्राम भी चल रहा है। 70 और 71 के लिए बीपीएससी ऐसे बैच भी चल रहा है। बाकी 71 का बैच अभी लॉन्च नहीं किया है, कुछ दिन में वो भी लॉन्च होगा, उसका मैं अलग से डेट आपको दे दूंगा। हाँ बाकी 70 के लिए सब चल रहा है। फाउंडेशन बैच भी चल रहा है, मेंस डेराफिटिक बैच भी चल रहा है, जिसमें कि पर डे आपको डेली बेसिस क्वेश्चन शॉर्ट एंड लॉन्ग दिया जा रहा है। बाकी ऐसे अगर लगता है आपको कि तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और नीचे नंबर दिया गया, आप उस पेज पर पता कर सकते हैं। बाकी जो न्यूज़पेपर जो है वो भी आपको मिल जाएगा, कुछ दिन मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, टाइम की कमी होती है। बाकी डीआई का जो है मैं टेबल का पूरा का एक कवर कर दिया हूँ, ठीक है ना। अब जो है पाई चार्ट या किसी और का मैं लेके या बार ग्राफ का लेके लेक्चर लाऊंगा, तो टाइम की थोड़ा सा कमी होती है, इसलिए मैं वीडियो लगातार नहीं आ पाता। हाँ लेकिन मेरे टेलीग्राम पे मैं कुछ ना कुछ लगातार अपडेट
करते रहता हूँ, चाहे उस नोट्स को लेके हो जाए या क्वेश्चन पेपर को लेके हो जाए या मॉडल आंसर को लेके हो जाए या निबंध को लेके हो जाए, आप उसको भी टेलीग्राम पे जाके बहुत कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। बाकी मेरे इस यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी 69, 68, 67 के लिए कई सारा मैं हिस्ट्री के लेक्चर लिया था, पॉलिटी के लिए सब कुछ का मैं लेक्चर मेंस का रिगार्डिंग ले चुका हूँ। आप जाके नीचे उसका लिंक देता हूँ, वहाँ भी देखिए। हिस्ट्री का जो भी मैं लेक्चर लिया हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़फुल है, उसको आप आराम से देख सकते हैं। पॉलिटी का भी देख सकते हैं, साइंस टेक का भी, और कई सारे क्वेश्चन का मॉडल आंसर मैं डिस्कस यूट्यूब पर किया हूँ। मैं एक बार दिखा देता हूँ, आप उस वहाँ जाके हेल्प ले सकते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा बीपीएससी के लिए ऐसे का डिटेल में यहाँ आपको लेक्चर लिया हूँ। तो यहाँ 22 वीडियोस में काफ़ी सारा बिहार स्पेसिफिक भी है और भी फिलोसफिकल इशू पर अलग अलग डिफरेंट टॉपिक पर आपको यहाँ निबंध मिल जाएगा, इसको देख सकते हैं। फिर आपका यहाँ देखिए DI फॉर बीपीएससी मेंस का मैं 4 लेक्चर लिया हूँ। यहाँ आपको जो नए हैं उसके लिए बता रहा हूँ, बाकी जो नहीं देखे वो भी यहाँ देख सकते हैं। बाकी यहाँ देखिए कि 70 बीपीएससी मेंस के लिए कुछ न्यू लेक्चर में 7 वीडियो आपको मिल जाएगा इसमें भी। फिर अगर आप आगे इसमें आएंगे प्लेलिस्ट में तो जैसे कि हिस्ट्री मेंस का लगभग इसमें 28 वीडियो बनाया हूँ मैं, हर एक टॉपिक का डिटेल से देख सकते हैं आप, काफ़ी आपके लिए यूजफुल होगा, इसको देख लीजिएगा। बाकी मेंस मॉडल आंसर ऑल सब्जेक्ट का मैं ऑलरेडी यहाँ कवर किया हूँ, आप इसको देखिए। जिनको आंसर लेके नहीं आता है, बिल्कुल जीरो है, जाके इस वीडियो को देखेंगे आपको बहुत कुछ समझ में आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। बाकी यहाँ बीपीएससी क्या कहते हैं हाँ इकोनॉमी का देखिए पूरा मेंस का लेक्चर 2 लेक्चर यहाँ बनाया गया है। फिर आप आएंगे तो पॉलिटी का लगभग पूरा लेक्चर आपको यहाँ देखिए 68 का यहाँ भी कुछ भी लेक्चर है वो आपके काम आ सकता है। इंडियन पॉलिटी मेंस में यहाँ देखिए आपको बहुत सारे 13 वीडियो में आपको काम आ सकता है। बाकी एक बीपीएससी मेंस कैप्सूल का भी लेक्चर लिया था बहुत पहले, आपको ये भी यूजफुल हो सकता है, जाके देखिए। तो जो आपको लगता है यूजफुल है उसको देख लीजिए, बहुत आप हो जाएगा। बहुत लोग मैसेज करते हैं कि कहाँ से पढ़े, कहाँ से क्या कर, आप इफ लेक्चर को देखेंगे। बाकी अभी आने वाले समय में जो 70 बीपीएससी है उसमें कई सारे लेक्चर आपको यूट्यूब पर मिलेगा, ठीक ना, तो वहाँ से भी आप देख कर इसका यूज मतलब आप अपने लिए चीज़ कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ बहुत सारा मॉडल आंसर आपको चीज़ें मिल जाएगा, ठीक ना, मेंस के रिगार्डिंग। अभी तो पीटी नहीं करा लूँगा, मेंस का आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।